अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो वेस्ट है वो अपने कचरा यहाँ पे डंप कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो वापी के अंदर है। उन्होंने अपना पेपर प्रोसेस कर लिया और बाकी का जो कचरा था वो वहाँ पे ढेर लगता था। तो मैं सोचा कि इसके अंदर ये क्या रिसर्च क्या करना चाहिए कर। प्लास्टिक लोग बोले कि प्लास्टिक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सेम ही प्रॉब्लम है। 250 के तरह अलग अलग तरह की प्लास्टिक है, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। 18 साल से कचरे में भी डुबकी मारी है और लोगों का कचरा रूपी पाप मैंने धोया हुआ है। जितना परसेंट हमारे शरीर में पानी है तो कुछ परसेंटेज तो माइक्रोप्लास्टिक तो हमारे शरीर में है ही। आप सभी का यूटीएम पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे, होस्ट, और हमारे साथ हैं विशेष अतिथि लीला चंद्र पुनिकर। लीला जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बहुत बड़ा खतरा दे रहा है, और इस खतरे से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, कैसे हमें निजात मिलेगी, ऐसे तमाम समस्याएं हमारे समाज, हमारे देश में हैं, और जिस पर अपनी बेबाक राय आज हमारे साथ हमारे यूटीएम पॉडकास्ट में रखेंगे लीला चंद्र पुनिकर। क्या सही मायने में, क्या सच में पूरा विश्व कचरे के ढेर पर बैठा है? लीला चंद्र जी, जिस तरह से आपने पढ़ाई लिखाई और शुरुआती शिक्षा दीक्षा आपने लिया, और उसके साथ साथ उस शिक्षा दीक्षा से हटकर आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ अपनी सोच को एकाग्रता के साथ रखा। मैं जानना चाहूंगा, हमारी टीएम पॉडकास्ट के दर्शक जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई का शुरुआती क्षण, शुरुआती पल, पारिवारिक बैकग्राउंड, और उसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में आपका झुकाव क्या है? मेरी पढ़ाई नागपुर में हुई है और मेरा जन्म सूरत में था, और नागपुर से पढ़ाई करके मैं सूरत आ गया। सूरत में मैंने NIM करके एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मैंने MBA शुरू किया, और उसी दौरान मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी सूरत के अंदर, और उस कंपनी ने मुझे वापी के अंदर मुझे काम मिला था कि वापी में आपको पेपर इंडस्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसको आपको टैकल करना है फिर। और पेपर इंडस्ट्री में जो भी पेपर वेस्ट आता है तो वो तो अमेरिका से, हाँ नहीं, वो तो पेपर ही होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे पेपर कम और कचरा ज़्यादा आता था। तब मैंने बहुत रिसर्च किया और देखा कि वो पूरा का पूरा इम्पोर्टेड पेपर था। 20 तक का पेपर आता था और 80% जो है प्लास्टिक, वो फॉरेन का जो डंपिंग यार्ड से जो कचरा निकलता है वो आता था। तो लोग वहाँ पे अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका जो वेस्ट है वो अपने कचरा यहाँ पे डंप कर देते। और यहाँ पे वापी के अंदर जो भी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पेपर पूरी इंडिया में, हाँ पूरी इंडिया, एशिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो वापी के अंदर है। उन्होंने अपना पेपर प्रोसेस कर लिया और बाकी का जो कचरा था वो वहाँ पे ढेर लगता था। तो मैं सोचा कि इसके अंदर ये क्या रिसर्च क्या करना चाहिए करके। तो मैंने देखा कि ये कचरा जो है वो US का जो भी कचरा हो गया, यूरोप का जो भी कचरा हो गया, वो यहाँ पे पेपर के रूप में यहाँ पे आता था। फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर रिसर्च करके जो इंडिया में कितनी म्यूनसिपालिटीज है, कितने नगर पालिका है, कितनी महानगर पालिका है, उसका रिसर्च किया। सो इंडिया में 262 महानगर पालिका है, 4000 प्लस नगर पालिका है और 7 लाख ग्राम पंचायत है। तो क्या आपने जो शिक्षा शुरुआती लिया था, क्या ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का कहीं उसके अंदर जुड़ाव था, या वो मतलब शिक्षा दूसरी लिया और फिर आपका झुकाव वेस्ट मैनेजमेंट? एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर हम लोग को ये पढ़ाया जाता था। अच्छा, कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, बराबर ना? सुना पायलट भी बनने का आपका सपना था? हाँ, पायलट का भी सपना था मेरा। मैंने PPL जो होता है, PPL और CPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ये दोनों मेरे पास लाइसेंस है। मैं फ्लाइंग 7 घंटा कर चुका हूँ। उसके बाद में एनवायरमेंट के लिए मैं इसलिए झुका कि कचरे का एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैं सोचा कि इसके अंदर क्यों ना अपना एक तो पिताजी माताजी की तरफ से क्या दबाव नहीं आया कि पायलट बनो बेटा? नहीं, उन्होंने मुझे इसके पहले, पायलट बनने के पहले मैं खुद MBA की एग्जाम देने वाला था। ये PTM करके एग्जाम होती है महाराष्ट्र में, मैं PTM देने वाला था, पर वो उस साल ड्रॉप होगी। उसके बाद मैं बोला कि 1 साल वेस्ट करने से अच्छा क्यों ना कुछ दूसरा कुछ किया जाए करके। और प्लास्टिक वेस्ट का जो समस्या है, हाँ, वो कहीं ना कहीं वापस से आपने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, और पूरी एशिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर पेपर मिल की वापी में है। हाँ। तो कैसे
क्लिक किया माइंड में कि हमें एक अभियान चलाना है? ठीक इसलिए किया कि अगर अमेरिका और या यूरोप कंट्रीज से जो भी वेस्ट पेपर के रूप में अगर यहाँ पे आ सकता है तो अपना कचरा तो हम वहां पे नहीं भेज सकते। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया कि हमारे महानगर पालिका में कितना वेस्ट है और उसका क्यों यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन जब शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया तो उसमें जो भी इंडस्ट्री जो भी एजेंसी इसके अंदर काम करेगी उसको इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है कि 1 किलो कचरे का 50 पैसा यानी 1 टन का 500 रुपया टन देना शुरू कर दिया। तब से ये कचरा कम होना शुरू हो गया। मेरा पहला काम लातूर महानगर पालिका में शुरू हुआ। लातूर महानगर पालिका से काम करने के बाद मुझे पहला गुजरात में काम नवसारी नगर पालिका में मिला। नवसारी नगर पालिका से मैं सचिन नगर पालिका से गुजरात में अलग जगह पे मेरा काम शुरू हो गया। प्लास्टिक जो वेस्ट है ये अभिशाप नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको अगर हम लोग सही तरीके से हैंडल करें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भारत में प्लास्टिक कचरा क्या हो रहा है, कितना बड़ा इसका स्कैंडल चल रहा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि अमेरिका से जो कंटेनर आते हैं पेपर मिल में 20% पेपर रहते हैं और 80%, क्या ये लीगल है? नहीं, क्या लीगल नहीं है ये। तो फिर जब कंटेनर अगर आपने कोई अगर आपको लाइसेंस मिलता है गुजरात CPCB जो बोलते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि आप प्लास्टिक पेपर रिसाइकलिंग कर सकते हैं तो आपको पेपर ही इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको पेपर के साथ कोई दूसरी चीज इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जब कंटेनर आता है जैसे नवा सेवा पोर्ट हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, तमाम जगहों पर, क्या उसकी जांच की कुछ प्रक्रिया नहीं होती? हाँ, अभी वो प्रक्रिया थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है जब से SVM जो शुरू हुआ है, बराबर। और अभी जो लेटेस्ट जो प्लास्टिक के जो नॉर्म्स निकले EPR करके, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, उसमें हर एक प्रोड्यूसर को, हर एक इंपोर्टर को और हर एक ब्रांड ओनर को ये पॉलिसी लगी हुई है। और सब लोग को अपना डेटा जो भी प्लास्टिक वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं या तो उनके प्रोडक्ट में ये आ रहा है तो उनको ये सब डेटा दिखाना है और उसके तहत उनको एक क्रेडिट लेना है। तो जब वापी में आपने देखा कि बहुत बड़ी समस्या है तो क्या आपने तभी संकल्पित कर लिया था कि मेरे को सिर्फ इसी में काम करना है? उसी टाइम मैंने 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैंने बहुत बड़ा साहस का काम है। 2007 में मैंने जॉब छोड़ के तब से लेकर मैं अभी तक वेस्ट मैनेजमेंट में हूँ। तो पहला सोच क्या आपने दिखाया, साकार क्या किया? हाँ, मैंने देखा, पहला जो आपको उत्साह भी दिया होगा, जो आपका मोटिवेशन भी दिया होगा, हाँ, जो कहीं ना कहीं आपको एक नई राह भी दिया होगा। तो मैंने देखा कि प्लास्टिक, लोग बोले कि प्लास्टिक प्रॉब्लम है, प्लास्टिक सेम ही प्रॉब्लम है। 250 के तरह अलग अलग तरह की प्लास्टिक है, अगर वो एक दूसरे के साथ मिल जाए तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। पर अभी जो नए नए नियम निकले उसके तहत हम लोग प्लास्टिक, जो मिक्स प्लास्टिक है, जो भी कंबस्टेबल प्लास्टिक है, नॉन रिसाइक्लेबल और कंबस्टेबल प्लास्टिक हम लोग सीमेंट कंपनी में एज अ फ्यूल जलाने के लिए दे सकते हैं ताकि हमारा फॉसिल फ्यूल जो है, जो भी कोयला है, वो कम हो सके करके। 3000 डिग्री सेल्सियस पर उसका जलाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता? उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो भी बॉयलर्स होते हैं, बराबर, जो भी पोल्यूशन नहीं होता, इक्विपमेंट होते हैं, उसका जो भी नॉर्म्स है कि 1500 डिग्री के ऊपर उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल थे वो सब जल जाते हैं एकाएक। तो उससे कोई पर्यावरण में नुकसान नहीं होता। तो उसके क्या हाईटेक मशीनरी रहती है? हाईटेक मशीनरी सीमेंट इंडस्ट्री में लगी हुई है, सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री, खाली सीमेंट इंडस्ट्री में लगी। अभी भी कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा किसी को परमिशन नहीं मिला है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के बॉयलर में ही मेंटेन होता है। अगर और भी जगह क्या ऐसा कोई रिसर्च चल रहा है? और भी जगह पे रिसर्च चल रहा है। अभी जितने भी पावर प्लांट है हिंदुस्तान में, NTPC के और प्राइवेट प्लांट, वहां पे ये प्लास्टिक एज अ फ्यूल जलाने जा रहा है ताकि अपना फॉसिल फ्यूल्स बचे। जैसा कोयला हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कोयला हम लोग का प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा क्योंकि देखिए आज पेट्रोल डीजल की समस्या आ गई है। कोयला भी कितना दिन चलेगा? जिस हिसाब से पावर प्लांट में कोयला यूज होता है तो हमारे ख्याल से कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक एक विकल्प। और भी जैसे कि अभी आप सूरत से रहने वाले हैं, सूरत में डाइनिंग मिल कम से कम लाखों हजारों आज भी इनलीगल तरीके से वहां पर प्लास्टिक को जलाया जाता है। तो उसका क्या साइड इफेक्ट? उसका साइड इफेक्ट है कि उसका टेम्परेचर वो लोग मेंटेन नहीं कर सकते, उनको अपना बॉयलर चेंज करना पड़ेगा अगर वो प्लास्टिक अगर उनको यूज करना है तो वो लोग जो भी इनको सप्लाई करने वाले हैं लोग हैं, उनको वो मालूम ही नहीं, उनको तो सिर्फ पैसा मिल रहा है इसलिए वो लोग गट्ठा बनाते हैं। हाँ, और रात में स्कैंडल बहुत चलता है। क्योंकि वहां उसमें से रिसाइकलेबल प्लास्टिक अगर अलग कर ले तो उसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है।
आज मैंने कचरे में से जो प्लास्टिक ढूंढा है उसका मैंने 200 रुपए किलो तक प्लास्टिक बेचा हुआ बेचते हैं, है। बताइए। आज के दर में 90 से 100 रुपए का प्लास्टिक का वर्जिन प्लास्टिक का रेट है। मैंने 200 रुपए किलो तक प्लास्टिक बेचा है। अभी और भी रेट बढ़ गया है जब से और भी वार रेट बढ़ गया। पेट्रोकेमिकल कंट्रियां जहां पर व्यवहार चल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाले, जैसे कि आपने कहा कि प्लास्टिक अभिशाप नहीं है, ये एक साधन है, एक स्रोत है और एक इनकम जनरेट करने का तरीका भी उसके अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अगर उसको किस तरीके से हैंडल करें। रोज का इंडिया में 15,000 से प्लस प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है रोज का। फिर वो इंडस्ट्री के अंदर हो या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, उसको अगर हम लोग सही तरीके से प्रोसेस करें तो वो प्लास्टिक हमको एक इनकम देके जाएगा और हमारी जीडीपी में एक इजाफा करके जाएगा। आपका एक स्लोगन है और हमसे जब आप बात करते हैं तो वो स्लोगन कहीं कहीं आप आज से नहीं कर 5-7 साल से आप मेरे से जिक्र करते हैं कि लोग गंगा में पाप धोते हैं, मैं 20 साल से समाज का कचरा साफ कर रहा हूँ। इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है? बस मैंने सुना था, मैंने कभी संगम नहीं देखा था। लोग बोलते हैं कि संगम में नहाना है, संगम में नहाना है, पर मुझे खुशी है कि मैं पिछले 18 साल से कचरे में डुबकी मारी है और लोगों का कचरा रूपी पाप मैंने धोया हुआ है। तो मैं आज खुश नसीब हूँ कि मेरा गंगा स्नान भी हो गया है। तो आपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो काम करना शुरू किया, तो क्या आपको पहले से आभास था कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है? कल के डेट में लीलाचंद्र पोनीकर ने बहुत बड़ा साहस करके नौकरी छोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं साहस भी फैक्टर था कि कचरे में अगर हम इसके अंदर में घुलेंगे तो एक बहुत बड़ा फर्म भी स्थापित करेंगे। और आज कहीं ना कहीं आपकी कई कंपनियां हैं। मेरी जीरो वेस्ट मैनेजमेंट करके कंपनी है, भारत प्रोसेसिंग, भारत प्रोसेस, वर्ल्ड वेस्ट फाउंडेशन हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग को आज इंटरनेशनल पैटर्न मिला है हमारी मशीन को। मैंने मशीन, हाँ, वो मशीन का मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, किस तरह का मशीन का आपका पैटेंट है जो विश्व लेवल पर है? हाँ, वो मैं भूल गया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है उसका रेट। हाँ, प्लास्टिक अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको कहाँ पे यूज करना है, तो मैं उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च किया और देखा कि प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे ग्राम पंचायत में भी बहुत सारा कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ। तो मैंने उस रिसर्च में ऐसा देखा कि जो छोटी क्वांटिटी का जो कचरा है वो कैसे प्रोसेस किया जाए। बड़े बड़े महानगर पालिका में 300 टन की पर डे की मशीनरी है, पर छोटे ग्राम पंचायत में वो चीज नहीं है। तो मैंने छोटा एक पोर्टेबल एक मशीन बनाया। अच्छा। इसके अंदर एक ही मशीन के अंदर हम लोग को चार फ्रैक्शन मिल जाते हैं, मतलब कचरा अलग, प्लास्टिक अलग, मिट्टी अलग। तो 4 mm का जो भी खाद है, जो सड़ा हुआ खाद है, वो हम लोग को मिल जाता है। इनर्ट अलग मिल जाता है, पत्थर अलग मिल जाता है और रिसाइकलेबल प्लास्टिक जो है वो अलग। और चारों चीज यूज हो जाती है, चारों चीज आपकी यूजेबल। डंपिंग ग्राउंड में और वो मशीन आप कहीं भी लेके जा सकते हो ट्रैक्टर के थ्रू, और उसको हमने सोलर में भी चलाया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में हम लोग को नेशनल और इंटरनेशनल पैटर्न मिला हुआ है। उसका मतलब बहुत ज्यादा यूज अगर करेंगे तो प्लास्टिक कितने दिन में खत्म हो सकता है? अगर हम लोग हर एक महानगर छोटे छोटे ग्राम पंचायत में यूज करें तो मैं कहता हूँ कि ये 10 साल में कचरा खत्म हो सकता है। क्या सरकार भी आपको सहयोग देती है? हाँ, बिल्कुल सहयोग दे रही है सरकार। बड़े बड़े टेंडर निकाल रही है बड़े बड़े महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, और लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है इससे। किस प्रकार के, जैसे कि आपने अभी एक सीड की भी प्लांट डाला? हाँ, हमने अभी छोटा सा रिसर्च किया था कि जो भी नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको सीमेंट कंपनी में अगर देना है तो सीमेंट कंपनी कोई शहर के नजदीक में नहीं, और शहर के और सब जगह पे नहीं है, बहुत लिमिटेड सीमेंट इंडस्ट्रीज है, तो उसको वहां पे पहुंचाने का बहुत बड़ा कॉस्ट आता था। तो उसमें रिसर्च करके हमने हमारा एक छोटा सा एक मॉडल बनाया जो शीट मेकिंग मशीन बोलते हैं, जो कोई भी टाइप का प्लास्टिक है उसको हम लोग शीट में रूपांतरित, मतलब जैसे प्लाई आता है वैसा बनाया। हाँ, बिल्कुल प्लाई की तरह है। मैं आपको प्लाई दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि ये तो कचरे से बनी, मतलब यूज। हाँ। उसकी लिमिट टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने दिन? वो जैसे बोलते हैं कि 400 साल तक कचरा रहने वाला है। प्लास्टिक की लाइफ जो है 400 साल है। 400 साल बाद ये जो शीट है वो भी 400 साल तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 400 साल? हम जो फॉरेस्ट में जो पेड़ काट रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको हम लोग इसके तहत रुका सकते हैं। मतलब कोई भी प्लास्टिक जो हम बनाते हैं, प्लास्टिक में आपको बता दो पानी जी कि आपने आपके लाइफ में कभी चॉकलेट खाया है? हाँ, मैं जब भी कहीं 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो एक डब्बा बाउल में रखा रहता है, तो वहां से लेके खाते हैं। किसी एग्जीबिशन में जाएंगे, मैंने लोगों को पूछा है कि आपने कब चॉकलेट खाया। मैं बच्चों को भी पूछता हूँ
तो बच्चे लोग स्कूल में चॉकलेट खाते हैं उनके बर्थडे के दिन। बड़े लोग जो है बड़े बड़े मॉल में या तो बड़े बड़े होटलों में एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पे चॉकलेट का वहाँ हर जगह चॉकलेट रहता होता है, बराबर ना। खाते और भी हैं, हमेशा जेब में भी चॉकलेट- रख लेते हैं। हाँ, वो छोटी सी चॉकलेट खाने के बाद उसका जो रैपर होता है वो गोली करके फेंक देते हैं। वो हमेशा सबकी आदत वैसी है, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, चॉकलेट का रैपर फेंक देता है। आप मानो कि नहीं, चॉकलेट की इतनी सारी कंपनियां हैं, इतना छोटा रैपर है, पर वो अभी तक हमारे म्युनिसिपैलिटी के डंपिंग यार्ड में कभी मिला ही नहीं। उड़ता है, छोटा है, उड़ जाता है और उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है, उसको अभी तक हम लोगों ने पकड़ा। और उसका डाटा भी शायद डाटा भी किसी के पास है ही नहीं कि कितना टन प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने सुना था कि कुछ 2024 या 2025 में कच्चा आम करके एक ब्रांड है, उसका 500 करोड़ का सेल्स हुआ था। तो ये समझ लो कि 500 करोड़ रैपर इंडियन मार्केट में फैला हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे काउंट नहीं कर सकते। तो काउंट नहीं कर सकते तो फिर ईपीआर में कैसे उनको आप एडजस्ट करेंगे? ईपीआर की पॉलिसी ऐसी है कि जो कचरा पैदा किया है उसको मत करो, दूसरे कचरे को आप ईपीआर क्रेडिट ले लो करके। ऐसा? हाँ। तो क्या वो तो ये इससे क्या होगा कि कचरा कभी कमी नहीं होगा। ये नॉर्म्स रहना चाहिए क्या? फॉरेन में जो पॉलिसी है ईपीआर की, वो सोर्सिंग के ऊपर है। आप कहाँ से कचरा उठा रहे हो, कहाँ से प्लास्टिक उठा रहे हो और उसको क्या रिसाइकल कर रहे हो। इंडिया में जो पॉलिसी है ईपीआर की, वो कहाँ पे आप रिसाइकल करते हो या कहाँ पे आप डिस्पोज करते हो उसके ऊपर है। यानी लोगों को आप बोलोगे कि आपको मुझे ईपीआर क्रेडिट चाहिए तो लोग डिस्पोजिंग दिखा देंगे, पर जहाँ पे कचरा पड़ा है वो कचरा वही के वही पे। और डिस्पोजिंग होता ही नहीं है, उसको जो है भंगार के रेट में लोग बेच लेते हैं और कमा रहे हैं। हमारी एक वेस्ट पॉलिटिक फाउंडेशन करके संस्था है। अभी हमने 4 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था सूरत। मैंने देखा है। सूरत के अंदर एक जीपीसीपी के साथ में। सूरत के अंदर एक स्कूल है, शिक्षण समिति की 199 नंबर की स्कूल है। वहाँ पे शिक्षण समिति के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जीपीसीबी के हमारे रीजनल ऑफिसर, इनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया था। वहाँ पे एजेंडा यही था कि बच्चों को चॉकलेट का रैपर, उसके बारे में हमको बताना था कि कितना नुकसान कर सकता है। तो हमने जो चॉकलेट का रैपर इकट्ठा करके जो शीट बनाई, उसका एक रैपर बीन बनाया और वो रैपर बीन हमने वो स्कूल में रखा है। और वहाँ पे मैंने देखा था कि एक हफ्ते के अंदर जो प्रोग्राम करना था तो पूरा रैपर बीन भरा हुआ था चॉकलेट के रैपर से। तो मतलब अगर उसका सीट बनाएंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पूरे देश की अगर कैलकुलेट किया जाए तो। अगर प्लास्टिक की डस्टबिन अगर मुझे चाहिए तो मुझे नया प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा। अगर मैं रैपर बिन है, वो भी एक डस्टबिन ही है, अगर वो रैपर ही बिन ही वो प्लास्टिक से बने तो मुझे वर्जिन प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं है। मतलब कहाँ 200 रुपया और कहाँ सीधे जो है 40-50 रुपए। तो वैसे मुझे शिक्षण समिति ने 400 स्कूल का काम मिला हुआ है सूरत के अंदर। अभी मैं 8 तारीख को जो स्कूल शुरू होने वाली है तब मैं 400 स्कूल में रैपर बिन लगा। आप कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, कहा जाए कि कई लेक्चर भी आप देते हैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ जीपीसीपी या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर जगह जहां आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुझाव भी उन लोगों को देते हैं। आपके हिसाब से जो विश्व कचरे के ढेर पर आज बैठा हुआ है, उस कचरे के ढेर से कैसे हम दुनिया को निजात दे सकते हैं, और अगर सही समय रहते हम उसका निराकरण नहीं ढूंढते तो कितना बड़ा अभिशाप हमारे मानव समाज के लिए हो सकता है। उसके लिए हम लोग को, इसीलिए हमने ये फाउंडेशन शुरू किया है कि स्कूल में जाके हम लोग अगर बच्चे को बताएंगे कि ये सूखा कचरा है, ये गीला कचरा है, तो वो घर पे जाके अपने मम्मी पिताजी को बता सकते हैं। बाकी शुरुआती तौर से तो हमको हमारा कचरा एट सोर्स ही सेग्रीगेट करना है ताकि एजेंसी को ये कचरे को सही ढंग से उसको निकाल कर सके। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि और भी लोग घर में रहते हैं, जो ये वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक कचरे की शुरुआती दौर में एक छोटे स्तर पर कहाँ से होता है? जैसे आपने कहा गीला सूखा, घर में अभी खाना बन रहा है, किचन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो किचन का वेस्ट जो भी है, रोजमर्रा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट किचन में निकलता है, या तो फिर खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर निकलता है, अगर छोटा सा कंपोस्टिंग प्लांट, एक मटका आता है जिसके अंदर हम लोग को जो भी अपना लेफ्ट ओवर हो गया या तो सब्जी कटिंग करने के बाद जो बचता है, वो अगर हम लोग उसके अंदर स्टोर करें और उसको नियमित रूप से अगर उसको मेंटेन करें तो वो खाद के अंदर रूपांतर हो जाएगा। और बचा फिर अपना ड्राई वेस्ट जिसके अंदर प्लास्टिक, पेपर, मेटल जो भी आता है, तो हम लोग अगर हमारे शहर में जो भी MRF के प्लांट हो गए उसको हम लोग जाके दें तो हम लोग उसको वैल्यू भी कर सकते हैं। तो कचरा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट जैसे कि और भी नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, अगर घर के स्तर से, जैसे कि आपने कहा कि किचन से, एक रोजमर्रा के लाइफ में किचन से कचरे की शुरुआत होती है। जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं तो
किचन की बात कर रहे हैं। किचन, हाँ, तो किचन का वेस्ट जो भी है, मतलब एक रोजमर्रा वेस्ट किचन में निकलता है, या तो फिर खाने के बाद जो लेफ्ट ओवर निकलता है, अगर छोटा सा कंपोस्टिंग प्लांट, एक मटका आता है जिसके अंदर हम लोग को जो भी अपना लेफ्ट ओवर हो गया, या तो सब्जी कटिंग करने के बाद जो बचता है, वो अगर हम लोग उसके अंदर स्टोर करें और उसको नियमित रूप से अगर उसको मेंटेन करें, तो वो खाद के अंदर रूपांतर हो जाएगा। और बचा फिर अपना ड्राई वेस्ट, जिसके अंदर प्लास्टिक, पेपर, मेटल जो भी आता है, तो हम लोग अगर हमारे शहर में जो भी MRF के प्लांट हो गए, उसको हम लोग जाके दें, तो हम लोग उसको वैल्यू भी कर सकते हैं, तो कचरा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट जैसे कि और भी नॉर्म्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, अगर घर के स्तर से, जैसे कि आपने कहा कि किचन से, एक रोजमर्रा के लाइफ में किचन से कचरे की शुरुआत होती है। जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब्जी काटेंगे तो वो भी एक गीला जो है कचरा हुआ, उसके बाद डस्ट, सब्जी लेके आते हैं थैली में, वो भी एक कचरा हुआ। जो इस तरह का शुरुआत है, इस शुरुआत पर अगर कोई बड़ा सुझाव आपको देना है सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी हालांकि इस संदर्भ में बहुत अच्छी सोच रखते हैं, भूपेंद्र यादव जी, आप कई बार उनसे मिल चुके हो, जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर हैं, और उन्होंने भी कई बार आप एग्जीबिशन वगैरह में उनको सुझाव वगैरह भी आप लोगों ने दिया है। तो सबसे बड़ा तर्क, सुझाव क्या रहेगा आपका, अगर सरकार आपसे सुझाव मांगती है? अभी तो सरकार ने 1 अप्रैल से एक नया जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल्स है, उसको वापस अमेंडमेंट किया है। 1 अप्रैल से हर एक घर में 4 डस्टबिन होने चाहिए। अच्छा। उसमें गीला कचरा अलग होना चाहिए, सूखा कचरा अलग होना चाहिए। तो भी घर के अंदर जो भी मेडिकल वेस्ट निकलता है, हजारडस वेस्ट निकलता है, वो अलग होना चाहिए, और मेटल वेस्ट अलग होना चाहिए। अगर ये चीज अगर हम लोग अलग अलग कर सकते, तो वही कचरा हमको आज पैसा देके जा सकता है। पैसा, और वही कचरा अगर हम सही तरीके से हल नहीं किए तो नुकसान कितना पहुंचेगा। हाँ, वही कचरा अगर हम लोग हल नहीं करेंगे, तो यही कचरा हमारे बाजू में या कोई भी खुली जगह है वहां पे पड़ा रहेगा, और वहां पे एक बहुत बड़ी डंपिंग, और 400 साल तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक पड़ा हुआ है। जो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा, जब आप सब्जी मार्केट जाते होंगे तो पहले आपको 2-4 साल 5 साल पहले जो है, जब आप जाते होंगे तो थैली में जो है 20 माइक्रोन के नीचे की थैलियों में सब्जी दिया जाता था। जो बैन किया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, क्या वो सही तरीके से, मतलब निर्णय उनका सही था, या सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो निर्णय ही गलत था। अगर आपने बैन कर दिया है, तो आज आपने जो नया नियम लेके आया है कि भाई 30% रिसाइकलिंग कंटेंट होना चाहिए, तो जितनी भी पेट बॉटल वाली जो कंपनियां हैं वो उसके प्लांट लगा रही है, क्योंकि आज वो आपने नया आज अगर जो भी प्लास्टिक की बोतल बनाना है, तो आपको कल की प्लास्टिक बोतल जो कचरे में पड़ी है उसको रिसाइकलिंग करके इसका दाना बनाना है। तो हम तो उस प्लास्टिक बोतल में पानी पी रहे हैं जो कल का वो डंपिंग में पड़ी थी। यानी आपने फूड ग्रेड इंडस्ट्री में रिसाइकल प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर दिया। कहीं गंदगी भी जाएगा। हाँ, गंदगी भी वो जा सकती है, और साइड इफेक्ट भी होगा। साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आज जो बीमारियां फैल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से, चलो पर्यावरण का तो खतरा है ही प्लास्टिक, और कहीं ना कहीं हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा इशू हो सकता है सर। जैसा आप देख सकते हैं कि लोग प्लास्टिक के कप में चाय पी रहे हैं। हाँ, प्लास्टिक के कप में चाय, पेपर के कप में चाय पी रहे हैं, पर वो पेपर का कप जो है उसके अंदर कोटिंग प्लास्टिक कोटिंग रहता है। तो कहीं ना कहीं वो कैंसर वगैरह, कहीं ना कहीं वो कैंसर हो सकता है या कोई अलग बीमारी हो सकती है। और जो थैलियों में चाय देते हैं गरम, और क्योंकि मैं देखा था आपके साथ जब मैं दुबई गया था, तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट वहां पर हम लोगों को अजमान में मिला था। उसने वहां बहुत गर्मी थी, तो उसने जो है, जब पीने वाला बोतल पानी उसकी गाड़ी में था, तो आपने मांगा कि हमें पानी दो, तो उसने बोला नहीं, हम नया पानी देंगे। तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? तो बोला कि गर्मी के कारण गाड़ी में अगर गर्मी रहेगी और उससे ये पानी जो बोतल में भरा है उसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो कहीं ना कहीं कैंसर को जन्म देता है। और लोग भले कहते हैं कि मैं खाया नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मुझे कहाँ से कैंसर हो गया, कहीं ना कहीं उसकी जड़ ये सब है रोजमर्रा में। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो आज रिसाइकलिंग चल रहा है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सही मायने में क्या इम्प्लीमेंट अच्छा हो रहा है? नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पूरा कर रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह से हो रहा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो भी रिसाइकलिंग हो रहा है, अच्छी सी मशीन, नॉर्म्स बहुत टफ बने हैं। नॉर्म्स अभी आगे जाके नॉर्म्स बहुत टफ होने वाले, आगे जाके मैं देख रहा हूँ कि बिस्लेरी का ढक्कन अगर बनाना है तो वापस उसको बिस्लेरी का ढक्कन ही ढूंढना है,
अच्छा, उसको मतलब कोटा रहेगा हाँ, कोटा रहेगा कि आपको वही ढक्कन, वही ढक्कन से आपको वापस दूसरा ढक्कन बनाना है। तो क्या रेट भी तय करेगी गवर्नमेंट? रेट भी नहीं, इंडस्ट्री वाले तय करेंगे कि उनको कितने हद तक उनको वो चीज नहीं, जब तक रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो कैसे चुनेंगे वो? तो हमारे ख्याल से आपके हिसाब से कि जैसे कभी का रेट मिलेगा, क्योंकि पहले प्लास्टिक की बोतल 10 रुपए मिलती थी, आज 20 रुपए हो गया है। अभी कई दूसरे ब्रांड है वो 100 रुपए पे बेच रहे हैं, तो अच्छा ही रेट मिलेगा। प्लास्टिक को बंद नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक को बंद नहीं किया, क्योंकि अभी वो अपने सिस्टम में आ गया है, रोजमर्रा की चीजें रोजमर्रा की चीजें बन गई है। उसका सोल्यूशन यही है, जैसे अन्न वस्त्र निवारा वैसे प्लास्टिक हो गया है पूरा जरूरी। उससे क्या रेट भी कम पड़ता है। अभी जैसा कि बीच में एक अभियान चला था कि प्लास्टिक मुक्त भारत होना चाहिए, और उसके साथ साथ पेपर बैग का इस्तेमाल होना चाहिए। तो पेपर बैग में 1 किलो अगर आप जो है टमाटर डाल दो तो 2 मिनट में ठक से नीचे से गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मार्केट की जगह पे आपको जूट बैग जो है आपको साथ में ही रखना पड़ेगा। और जब भी आप आपने जूट का भी कारखाना चालू किया है, तो वो किस तरह का प्लास्टिक को रोक सकता है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका फायदा कैसे प्लास्टिक की जगह ले सकता है? हाँ, हमने जूट बैग बनाई है, जो हम लोगों को बोलते हैं कि आपको प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना है, और जूट बैग आपके हमेशा गाड़ी के अंदर होना चाहिए। जब भी सब्जी लेने जाओ तो उसको लेके जाना चाहिए, और जो भी प्लास्टिक की थैली में अगर आपको कोई सब्जी देता है तो उसको अवॉइड करके बोलना है कि आपको जूट बैग में मुझे सब्जी देना है। ये तो प्लास्टिक के साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा मेट्रो सिटी या बड़े बड़े शहरों में लोग नारियल पीते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को जन्म देता है। हाँ, वो भी देता है, क्योंकि तो उसका सोल्यूशन क्या है? नारियल जो है, हाँ, बराबर, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोनट का, और डेली का वो 1 लाख जैसा नारियल इंडिया में प्रोड्यूस होता है। 1 लाख नट्स, तो 1 लाख नट्स अगर आपको कंज्यूम करोगे तो उसका भी वेस्ट होने वाला है। तो हमारे साउथ में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो नारियल में से अलग अलग प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कोकोपीट हो गया, कॉइड का प्रोडक्ट हो गया, और ये सब चीज, जूट की रस्सी हो गई, चप्पल हो गया, ये सब बन के मार्केट में जा रहा है। मतलब हर चीज का है, हर चीज का हल है, हर वेस्ट का निवारण है, बस सही तरीके से और सही जगह पे उसका पालन होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने नियम तो बना दिए, अब सरकार ने नियम के साथ साथ में हर कंटेनर को तो चेक नहीं करेगा कि अमेरिका से जो है इसके अंदर पेपर आ रहा है या पेपर में छुपाकर जो है प्लास्टिक लाया जा रहा है। वो कितना बड़ा खतरा है? नहीं, अभी वो बहुत हद से खत्म हो चुका है, क्योंकि जब भी वो कंटेनर पोर्ट में लैंड होता है तो हमारे कस्टम डिपार्टमेंट वाले हैं खुद चेक करते हैं या मशीन चेक करके उसको वापस कर देते हैं वहां से। हाँ, वहां से। जिस कंट्री में अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, जब से SBM शुरू हो गया है तब से ये चीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब मोदी सरकार आने के बाद इसमें ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फोकस इस पे किया है कि प्लास्टिक सही मायने में एक स्रोत भी है और एक अपशाप भी है। और स्रोत ये है कि अगर सही तरीके से उसका जो है नॉर्म्स को पालन किया जाए, और अपशाप ये है कि अगर आप पालन नहीं करते हो तो कितना बड़ा खतरा जनरेट कर सकता है, कितना बड़ा नुकसान कर सकता है दुनिया को, भारत को नहीं, क्योंकि ये हर जगह की बातें हैं। आप फॉरेन में जाओ तो वहां देख सकते हैं कि हर चीज, खाने का चीजें भी पैकिंग में ही है। तो कहीं ना कहीं कागज तो डायरेक्ट खाने की चीज को एक्सेप्ट तो करेगी नहीं जब तक उसके पास प्लास्टिक कोटिंग नहीं रहेगा। तो कितना बड़ा अभिशाप बन सकता है अगर सही तरीके से समय रहते इसको जो है निराकरण ना किया जाए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और पर कैपिटा जनरेशन यानी एक आदमी पूरे दिन में कितना कचरा निकलता है, तो वो 250 से 450 ग्राम है। तो रोज का 3 लाख टन जैसा कचरा रोज का निकलता है। अगर वो एक शहर में अगर निकले 3 लाख टन, तो एक पूरा शहर उसमें ढेर में तब्दील हो जाएगा। तो इसके पीछे हमको आगे आके इसको प्रोसेस करना चाहिए। इसके प्रोसेस किस तरीके से करना चाहिए? बड़ी बड़ी मशीनरी मिलती है मार्केट में, और सरकार हर एक शहर में टेंडर निकालती है 5-5 साल के, 10-10 साल के। लेकिन टेंडर के साथ साथ में उनके जो अधिकारी रहते हैं कहीं ना कहीं रिश्वत मांगते हैं, और साथ साथ में टेंडर जो करने वाला रहता है उसके ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं। तो कैसे करेगा लोग, कैसे करेंगे उनके ऊपर? आपने देखा होगा कि भारत देश में जितने भी महानगर पालिका है, अगर सही टाइम पे कचरा बेचारे नहीं उठा पाते, गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगती। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, पर हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है। अभी 90% हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, और अभी सब जगह पे जितनी भी महानगर पालिका है सब जगह पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगी, जो पुराना कचरा है वो भी साफ हो चुका है।
उसको यूज कहाँ करते हैं? उसको मैं बताया ना आपको, सीमेंट इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल जलाने में जाता है। नहीं, और भी जैसा कि आपने सीट बनाया है, टेबल, हाँ वहाँ पे MRI प्लांट होता है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। उससे क्या होता है कि जो भी अवेलेबल प्लास्टिक है, अवेलेबल जो भी पेपर है, वो लोग चुन के इंडस्ट्री को एज ए रिसाइकलिंग करने दे सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा विकल्प है, विकल्प है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, अगर सही ढंग से सरकार इस पे साथ दे। जब आप इस क्षेत्र में आए लीला जी, पढ़ लिख कर कि हमें बेस्ट मैनेजमेंट में ही आगे जाना है, आज जो आपका विजन था कितना साकार होगा? बस मैंने सोचा था कि इस प्लास्टिक को मुझे एक वर्जिन से भी महंगा बेचना है। मैंने आज वो 200 रुपये किलो बेच के दिखा दिया है। तो मेरा जो सपना था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, कि जो प्लास्टिक है, जो वर्जिन प्लास्टिक जो 100 रुपये 100 रुपये मिलता था, आज मैं वेस्ट में से जो प्लास्टिक जो रिसाइकलेबल नहीं होता है, वो प्लास्टिक मैंने 200 रुपये किलो तक बेच चुका हूँ। मतलब जो आपने विजन देखा था मेरा पूरा हो। प्लास्टिक ने बहुत कुछ दिया आपको, बहुत कुछ दिया, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान। लीला जी का वो कॉलेज में 2 व्हीलर से पढ़ाई के साथ साथ आज 1 करोड़ की गाड़ी तक का सफर, और आने वाले समय में आपका विजन भी बहुत लंबा है, क्योंकि जो आपने रिसर्च किया है, कहीं ना कहीं वह रिसर्च अपने साथ साथ समाज को भी बहुत कुछ दे सकता है आपके हिसाब से। तो ये तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के तमाम नॉर्म्स हैं, और भी अभिशाप समस्याएं हैं, जैसे कि आप हजार डस्ट वेस्ट वगैरह करते हैं, कुल कितने प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, थोड़ा हमारे पॉडकास्ट में आप बताएं कि इंडस्ट्री में जो केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, वहाँ पे भी इंडस्ट्री में वेस्ट निकलता है, वो हजारडस वेस्ट में आता है। जैसे टायर वेस्ट हो गया, वो टायर वेस्ट हो गया, टायर वेस्ट की कैटेगरी बना दी है गवर्नमेंट ने। ऑयल वेस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्री में ऑयल वेस्ट होता है, या तो फिर डीजी में ऑयल वेस्ट होता है, या तो बड़ी बड़ी होटल में जो भी कुकिंग ऑयल होता है, वो भी एक ऑयल। हाँ, वो मैं जानना चाहूंगा कि जो कुकिंग ऑयल, कई बार मैंने आपका लेक्चर भी सुना कि एक बार अगर गर्म तेल हो गया और उसको ठंडा करके आप दोबारा जो है उसमें फिर से, वो उसका एक नॉर्म्स है कि बड़ी बड़ी जो 5 स्टार होटल है, वो वापस दोबारा यूज नहीं कर सकती, उसको उनको लाइसेंस उसके लिए मिला। उससे क्या साइड इफेक्ट होगा खाने में? अगर दोबारा वो वापस यूज होगा तो वो हेल्थ इश्यू हो सकता है। किस प्रकार के? कैंसर हो गया है वो तेल से? हाँ, वो तेल से। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉम ऑयल है और या सरसों का ऑयल सबसे अच्छा, मतलब यूज में आपके हिसाब से क्या हो सकता है? सबसे अच्छा जो यूज में है, जो देसी सरसों का तेल है, वही सबसे अच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती दौर में अगर सरकार इस पे अवेयरनेस लाए, सरकार इस पे फोकस करे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या घर से ही हल के रूप में नजर आ सकती है। आज युवा हमारे क्रांति के सूचक हैं। आज आप भी युवा जब थे तो कहीं ना कहीं आप नौकरी छोड़ के इस प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए? बस युवाओं को ये बोलना चाहूंगा कि हमारा जो फाउंडेशन है, उसमें हमने एक वेस्टरप्रेन्योर करके एक हमारा ये अभियान छेड़ा है। उसके अंदर हम लोग जो युवा कुछ भी वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में करना चाहते हैं, उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देते और उनको मोटिवेट करते, उनको कहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप में, वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक को किन किन तरीकों से कम किया जा सकता है कि प्लास्टिक यूज कम हो, किन किन तरीकों से रोजमर्रा की लाइफ में? हाँ, तो पहले हम लोग बड़े बड़े शादियां होती थी तो हमारे पत्तल में हम लोग खाना खाते थे। हाँ, बराबर, बहुत अच्छा लगता था। हाँ, बहुत अच्छा लगता था, नीचे बैठ के खाते थे। अभी थोड़ा वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, तो बुफे डिनर होता है, हाथ में थर्मोकोल की डिश होती है, हर एक चीज हम लोग प्लास्टिक में डिपेंड हो गए। पर अभी जैसे ये नियम निकला है कि भाई इसको प्लास्टिक को कम करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो नया नियम निकला है, तो अभी वापस वो दौर आना शुरू हो गया कि पत्तल में खाना। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे कैटरिंग्स वाले हैं, वो पत्तल में भी परोसना शुरू कर दिया। अच्छा, जिसमें और आपने देखा होगा प्लास्टिक की चम्मच अभी बहुत आती है। हाँ, आपने लकड़ी का चम्मच भी बीच बनाया, लकड़ी की, और आज भी मार्केट में आपका सप्लाई है। लकड़ी की चम्मच अभी निकली है, वो प्लास्टिक चम्मच का एक सब्स्टिट्यूट है। तो जब प्लास्टिक चीजें बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और उसके बाद बहुत ही कम लोग होते हैं कि उन प्लास्टिक की चीजों में खाने से पहले धोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 80-90% धोते नहीं। भैया लाओ, भूख लगी है, चलो पत्तल उठाओ खा लो। उसका साइड इफेक्ट कैसा है?
शुरुआती में उसका साइड इफेक्ट कितना नुकसान करता है वो, अगर आप धुलने के बाद भी क्या वो केमिकल हाँ, वो मेलेमेंट की प्लास्टिक की डिश जो है वो मेलेमेंट की आती है। वो सही कितना भी उसको पानी लगा दो, कितना भी उसको साबुन सोडा लगा दो, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। गर्म होगा तो अपना केमिकल रिसाव करेगा, रासायनिक प्रक्रिया। हाँ, रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि वो हीटिंग प्रोसेस है। जी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था। रोजमर्रा में हम प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, तो क्या उसका असर हमारी डीएनए में भी नजर आ सकता है? आ सकता है सर। हम लोग जो भी प्लास्टिक है, जो भी चाय का कप है जिसके अंदर लैमिनेटेड प्लास्टिक आता है, गरम चाय उसके अंदर आता है, तो वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होके वो वापस हमारे शरीर में जा रहा है। जितना परसेंट हमारे शरीर में पानी है, तो कुछ परसेंटेज तो माइक्रोप्लास्टिक तो हमारे शरीर में है ही। अच्छा, तो क्या आने वाले समय में हमारे, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जीव की उत्पत्ति हुई, खास करके इंसान की, तो कहीं ना कहीं एक समुद्र में लार्वा के रूप में मतलब जीव का उत्पन्न नजर आया। आपने पढ़ा होगा अक्सर विज्ञान वगैरह में कि जो इंसान धीरे धीरे पहले पूंछ हुआ करती थी, उसका जन्म समुद्र के लार्वा से हुआ है। तो जो प्लास्टिक आए दिन यूज होता है, बारिश में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो नदियों के माध्यम से वो प्लास्टिक समुद्र में जाता है, और समुद्र में कम से कम कई 100 किलोमीटर अंदर जाता है। तो उसका असर जीव जंतुओं पर और पर्यावरण पर कैसा पड़ता है कि मच्छियां भी होती हैं, व्हेल भी हैं, शार्क भी हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि धरती पे तो हम हाल ढूंढ रहे हैं, समुद्र का हाल क्या है? वो लोग भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जो नेट है, नेट में मछलियां फंस जाती है, प्लास्टिक मेरे कचरे प्लास्टिक खा रहे हैं, गाय प्लास्टिक खा रही है। ऐसे तरीके गाय अपना खाना जो है वो अपने गोठे में नहीं प्लास्टिक के ढेर पे ढूंढ रही है। तो जितने भी जानवर है उनको तो कोई अवेयरनेस है नहीं कि ये क्या है। तो धरती पे तो हम विकल्प ढूंढ लिए, समुद्र का विकल्प क्या है? समुद्र का विकल्प ये है कि जितने भी नदी नाले गटर है जो बहते हुए समुद्र में जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहाँ पे प्लास्टिक को रोका जा सके, नेट लगाना चाहिए जहाँ पे प्लास्टिक अलग हो सके। तो अगर उस प्लास्टिक अंदर गया तो आपने कहा कि 4 साल तक खत्म नहीं होगा, तो जो मछलियां खाएंगी, जो कछुए खाएंगे, वही इंसान खा रहा है। तो इंसान जब खेखड़े वही प्लास्टिक कहीं ना कहीं अंदर, उसके अंदर में मटेरियल लगे रहते हैं खाने पीने की, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक उस खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी वो ढेकार रहे हैं। तो जब वही जाल में फंसकर मछलियां बाजारों में बिकती हैं, खेखड़े बाजारों में बिकते हैं, चाइना में देखो सब खेखड़े ही खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं इंसान पर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, क्योंकि जो मछली ने खाया है वही मछली इंसान खा रहा है। तो जो प्लास्टिक मछली ने खाया है वही प्लास्टिक वाली मछली जो इंसान खा रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। धरती पे भले हम इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से समुद्र भी एक बहुत बड़ा विकल्प है। और चंद सामाजिक संस्थान तट के किनारे कैमरे के सामने सिर्फ चंद प्लास्टिक की थैलियां चुनकर ये ढिढोरा पीटते हैं कि नहीं हम समुद्र का कचरा साफ कर रहे हैं। ये तो एक एनजीओ उनका धन एकत्रित करने का एक तरीका है। हमारे ख्याल से अगर समुद्र के तट की नहीं, समुद्र के कम से कम 200-300 किलोमीटर अंदर भी तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं तैर रहा होगा। धार जब जाएगी, महानदी जैसे उड़ीसा में कटक में महानदी है, उसकी धार कितनी बड़ी, गंगा की धार कितनी बड़ी, गंगा पूरा बह के जाके गंगा सागर में मिलता है कलकत्ता में। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की चीजें वो अपने साथ बहाव में ले भी जाता है। जब बाढ़ आती है, आपने देखा होगा कि तमाम विश्व ग्लोबल एक वार्मिंग कहा जाए कि ग्लोबल की सबसे बड़ी समस्या, अगर नदी निकल रही है जो है चाइना से, तो वो नदी कहीं ना कहीं भारत तक सीमित नहीं है, उस नदी के बहाव पाकिस्तान और रूस तक भी है। हाँ, UTM पॉडकास्ट आपकी आवाज को करता है बुलंद, हर दिल की धड़कन बने, हर सपनों की उमंग। संतोष पांडे का सपना अब जन जन तक जाएगा, सच की इस आवाज से नया सवेरा आएगा। तो जब वही जाल में फंसकर मछलियां बाजारों में बिकती हैं, खेकड़े बाजारों में बिकते हैं, चाइना में देखो सब खेकड़े ही खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसका भी असर कहीं ना कहीं इंसान पर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, क्योंकि जो मछली ने खाया है वही मछली इंसान खा रहा है। तो जो प्लास्टिक मछली ने खाया है वही प्लास्टिक वाली मछली जो इंसान खा रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। धरती पे भले हम इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से समुद्र भी एक बहुत बड़ा
विकल्प है। और चंद सामाजिक संस्थान तट के किनारे कैमरे के सामने सिर्फ चंद प्लास्टिक की थैलियां चुनकर ये ढिढोरा पीटते हैं कि नहीं हम समुद्र का कचरा साफ कर रहे हैं। ये तो एक एनजीओ उनका धन एकत्रित करने का एक तरीका है। हमारे ख्याल से अगर समुद्र के तट की नहीं, समुद्र के कम से कम 200-300 किलोमीटर अंदर भी तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं तैर रहा होगा। धार जब जाएगी, महानदी जैसे उड़ीसा में कटक में महानदी है, उसकी धार कितनी बड़ी, गंगा की धार कितनी बड़ी, गंगा पूरा बह के जाके गंगा सागर में मिलता है कलकत्ता में। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक की चीजें वो अपने साथ बहाव में ले भी जाता है। जब बाढ़ आती है, आपने देखा होगा कि तमाम विश्व ग्लोबल एक वार्मिंग कहा जाए कि ग्लोबल की सबसे बड़ी समस्या, अगर नदी निकल रही है जो है चाइना से, तो वो नदी कहीं ना कहीं भारत तक सीमित नहीं है, उस नदी के बहाव पाकिस्तान और रूस तक भी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं चाइना की प्लास्टिक रूस तक पहुंच रहा है। तो ये लीला, जैसा कि आपने कहा कि 1000 साल लगेंगे, हमारे ख्याल से 1000 साल में भी इसका निराकरण नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। और मानव क्या मानव एक दिन अगर इसका निराकरण नहीं ढूंढा जाए तो यही प्लास्टिक मानव को खत्म कर देगा, खत्म कर सकता है, क्योंकि बीमारियां फैल जाएंगी। तो क्या ये सब भारत में ही है कि या भारत के बाहर आप बहुत देशों में गए? बाहर भी, चाइना भी आप गए थे? कोई भी फैक्ट्री प्लास्टिक की फैक्ट्री है तो एक ही जगह पे है प्लास्टिक की फैक्ट्री। अच्छा। ऐसे जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब जब तक ये जीवन रहेगा खत्म नहीं होगा। हाँ, जब तक ये जीवन रहेगा तब तक खत्म नहीं, क्योंकि लोग हैबिट लोगों ने अपने दैनिक जीवन में एडॉप्ट कर लिया है। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक यूज। कहाँ से? क्योंकि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के आप कम कर सकते हो। आपके हिसाब से, आप एक साइंटिस्ट भी हैं, एक बहुत बड़े शोधकर्ता हैं, एक बहुत बड़े आप विशेषज्ञ भी हैं। मैं देखता हूं कि लगभग 24 घंटे में 18 घंटे तो आप सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचते हो। मैं अक्सर आपके साथ कई कंपनियों में पार्टनर भी हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हम लोगों ने दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर पूरे भारत का हम लोगों ने भ्रमण किया, कई कंपनियां भी हम चलाई। आपके हिसाब से, आपकी सोच, बेबाक राय क्या है? बस जितना प्लास्टिक हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सके तो उतना प्लास्टिक हमारा उसके विकल्प के साथ क्या रहेगा? सपोज कि मैं प्लास्टिक का कप में नहीं पी रहा हूँ, हाँ, तो उसके कई और कितने विकल्प? प्लास्टिक का जो कप है, और पहले प्लास्टिक का कप आता था, फिर बाद में पेपर के अंदर पेपर कप शुरू हो गया, उसमें भी लैमिनेट आता था, अभी कुल्हड़ आ गया। तो कुल्हड़ से तो कोई नुकसान होने वाला नहीं, और हमारे जितने भी पोर्टर है जो कुम्हार काम करने वाले, उनको भी एक रोजगार मिल सकता है। इस तरह से हम लोग अगर कोई विकल्प ढूंढे तो प्लास्टिक धीरे धीरे हम लोग 100% कम कर सकते हैं। आज से 30 साल पहले हमारे ख्याल से इतना यूज नहीं था प्लास्टिक का, क्योंकि मैं देखा हूं कि जब भी शादी होता था, फंक्शन होता था। 1907 में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, 1948 में प्लास्टिक की कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसके बाद प्लास्टिक सिर्फ बड़े बड़े कंपनी वाले अपने इक्विपमेंट में, अपने मशीनरी में यूज होता था। बाद में लोगों ने उसके अंदर रिसर्च करके इतना इजी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्लास्टिक को इंट्रोड्यूस किया, और आज वो हम लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जो ईपीआर का फंडा है, ईपीआर का मायने क्या होता है? ईपीआर से कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है? भारत सरकार के अधीन ईपीआर से रिलेटेड किन किन संस्थाओं को जो है वरीयता दी गई है, उसका हैंडलिंग क्या है, थोड़ा बताएं। क्योंकि ईपीआर एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं 10% तो अगर ईपीआर को सही मायने में आजमाया जाए तो शायद इस बड़े अभिशाप को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ईपीआर के मायने क्या है और सरकार कैसे कराती है? पूरा फुल ईपीआर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, हाँ, जिसमें जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, हाँ, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड ओनर है, जितने भी बड़े प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है और इम्पोर्टर है, इनको लगा है। अगर ये देखिए, ये भी आपको अगर ये पानी का बॉटल बेचना है तो इसमें कितना परसेंट आप तय करेंगे कि ये इतना परसेंट इसके अंदर वेस्टेज निकलेगा? हाँ, अगर आपको 1 लीटर पानी है तो इसमें कितने ग्राम अपने पानी के बॉटल में पेट बॉटल यूज किया है। पेट बॉटल का जो ऊपर का ढक्कन है वो HDPE का है। ये दोनों प्लास्टिक अलग अलग है, दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो जितना पानी की बॉटल बेचने के लिए बॉटल लगा है उतना आपको ईपीआर करना है, यानी जितना आपने प्रोड्यूस किया उसको आपको डिस्पोज करना है। तो इसकी गणना कैसे होती है? इसकी गणना होती है कि आपने कितना सेल किया, आपके पास परचेस है, आपके पास सेल है, तो आपको जितना सेल किया उतना आपको डिस्पोज करना है। सब तो डाटा नहीं प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो जो है तो वो आगे आपको करना पड़ेगा अगर आपको प्लास्टिक को खत्म करना है।
मतलब सही डाटा मिले, क्योंकि मैं सही देख रहा हूं डाटा कि अगर मिलेगा। लगभग 100 में 80 कंपनियां ऐसी हैं लीला जी कि बोतल कैश में सप्लाई कर देती है। हाँ, तो वो डाटा तो वो डाटा नहीं, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। 2016 में ये नियम शुरू हुआ था, आज 2026 है। 2026 में 2016 में 300 कंपनियां थी, आज 2026 में 50,000 प्लस कंपनियां हैं। वाह। तो लोग आ रहे आगे आगे बढ़ के और अपना जो भी रिपोर्ट है, जो भी डेटा है, वो प्रोवाइड करके अपना, मतलब जैसा कि हम जब आपसे टेलीफोन पे बातचीत किए तो आप भी काफी एक्साइटेड थे, और जब हमने इसका जो है कुछ पोस्टर रिलीज किया तो देश के कई जगहों से हमें कॉल भी आए। इंदौर के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं सुधीर अंकल, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनका कल मुझे कॉल आया कि नहीं, हम 3 साइंटिस्ट आपको दे रहे हैं आपके यूटीएम पॉडकास्ट में, इस पर भी बाकराय रखेंगे। हालांकि आपको देखा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लीला चंद की हर एक्टिविटी प्लास्टिक रिलेटेड देखता रहता हूं, कहीं ना कहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और इंदौर महानगर पालिका में भी आपका धार सब जगह आपका टेंडर है, आपका काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का भी आपने रास्ता दिया है। तो इस रास्ते पर और कैसे लोग चल, बस लोगों को आगे आके जो भी गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं वो पार्टिसिपेट करे, तो छोटी छोटी नगर पालिका में जो भी कचरा निकल रहा है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाए और उससे आमदनी मिल सके। और लोगों को लोग अभी एआई के पीछे दौड़ रहे हैं, एक ऐसी लाइफस्टाइल, तो घर पे बैठे बैठे लोगों को पैसा मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग आगे आके इस वेस्ट मैनेजमेंट को समझे और इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ के क्या शुरुआती दौर में, जैसा कि आपने अभी कहा कि लगभग 400-450 स्कूल आपको मिला है, वहां आप छोटा सा डस्टबिन रखे हैं। हाँ, तो ये शिक्षा के अंदर एक पाठ्यक्रम बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल बना सकता है। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इको क्लब करके। इको क्लब के अंदर आपको स्कूल के अंदर हर शनिवार को बैगलेस डे है, तो उस शनिवार को इको क्लब की माहिती बच्चों लोगों को दी जाती है, जिसमें रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट और हेल्थ के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज को कवर करके बच्चे लोगों को अवेयरनेस करते हैं। अच्छा। और यूएन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल गोल्स का, जिसके अंदर 17 सस्टेनेबल गोल्स है, वो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों लोगों को। आप सूरत से हमारे पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए आए, बहुत बहुत आपका मैं रेडी रहूंगा कि आप समाज के लिए, आज पेट्रोल डीजल की कितनी किल्लत है, और आप जाओ तो जो है उसका जो है विकल्प नहीं है कि पेट्रोल मिलेगा डीजल मिलेगा, फिर भी आप इस मुद्दे पर अपने पैसा लगा के अपनी गाड़ी से यहाँ पर आए हैं। आपका सबसे बड़ा संदेश देश, समाज और जनता को क्या रहेगा आज के रोज? बस मैं देश को यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी रिसोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं प्लास्टिक, उसको जितना भी कम कर सके उतना कम कर सके, उसको कम करके उसका विकल्प भी ढूंढा जा सकता है। तो आज का यह जो मुद्दा है, हालांकि मैं एक और मुद्दा छेड़ना चाहूंगा कि जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, तो बड़े बड़े संस्थान में हर कहीं ना कहीं कोई वित्त का एक्सपर्ट होता है, सलाहकार होता है, कोई जो है अदर मुद्दों का सलाहकार होता है। क्या भारत सरकार आप जैसे अनुभवी लोगों को अपने विभाग में, अपने जो है जितने भी उनके मंत्रालय हैं, इससे रिलेटेड उसमें जो है एक सलाहकार के रूप में ऐसा कुछ आने वाले समय में अगर ज्वाइन करे, क्योंकि देख रहे हैं क्रिकेटर हो जाता है तो उसको सीधे कोई डीएसपी बना देता है, तो कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी बना देता है, जबकि वो कोई मायने नहीं है, क्योंकि क्रिकेट वो लोग खेलते हैं तो उसके एवज में बहुत पैसा लेते हैं। आप तो निःशुल्क रूप से इस तरह समाज को कर रहे हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग अभी समाज समझ नहीं पा रहा है ये कितना बड़ा अभिशाप होने वाला है। इसकी अलग से एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, और अच्छे टैलेंटेड लोग उसके अंदर अच्छे टैलेंटेड लोग जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्रीज के, जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उसको उनको जोड़ना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉइल करके है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉइल मतलब नारियल की जो बड़ी मिनिस्ट्री है, तो 100 साल हो गया है, बराबर, वैसे ही इसकी वेस्ट मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री होने देंगे ताकि उसको वो टैकल करें। ये तो रहा ये सब तमाम मुद्दे, लेकिन जो सूखा, जो ढेर बरसों से लगा हुआ है, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे बिहार में देख लीजिए, आपने देखा हो, चाहे अहमदाबाद में देख लीजिए, कई लाख टन कचरा, कई 100 साल से। वही बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर होता है, वैसे ही है कि छोटे छोटे कचरे के ये तो टेलर है ना। अगर इस समस्या का हल नहीं ढूंढा गया, मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत मिशन शुरू नहीं करता तो ये ढेर
आज दिल्ली कचरे के ढेर के अंदर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, किसी सरकार ने सिर्फ बीजेपी ने। सिर्फ बीजेपी। मतलब ये मानते हैं कि मोदी सरकार अगर नहीं आए होते तो भारत को कचरा के ढेर में तब्दील कर देते। हाँ। और सबसे ज्यादा उन्हीं के राज्य में जो है अमेरिका और तमाम खाड़ी देशों से जो है पेपर आया। तो पेपर मिल पर किस तरह से हथकंडा लगाना चाहिए? पेपर मिल पर, पेपर मिल तो अभी बहुत हद तक वो कैसे, अभी मैं देखता हूँ वापी में बड़ी बड़ी पर्पल मिल जो गलाया जाता है, वहां से गाड़ियां जो है भर के इनलीगल तरीके से कई जगहों पर डाला भी जाता है। तो अभी भी तो धड़ल्ले से चल रहा है ना ये स्कैटर, चल रहा है अभी। तो उसके ऊपर भी बहुत सारा बैन लगा के दिया हुआ है कि अगर ये चीज अगर हम लोग फाइंड आउट होती है तो उनको क्लोजर नोटिस मिल रहा है। अच्छा, क्लोजर नोटिस। मैं तो ये बोलूंगा कि हम सिस्टम को दोष देने से अच्छा, हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, हमको भी मालूम है कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का अभी मतलब अगर हम चाय की दुकान पर जाते हैं और वो हमें कप में देता है प्लास्टिक, नहीं हमें कुल्हड़ में चाहिए, कुल्हड़ में चाहिए। अगर नहीं तो नहीं पिए। हाँ तो नहीं पिएंगे। हमारी तो पहले की जो प्रथा थी रकाबी वाला जो है, अगर उसमें भी देंगे तो भी हमको चलेगा। तो प्लास्टिक ये चीज हमें सुधारना पड़ेगा, खुद सुधारना है, हमको अवेयरनेस होना है। 140 करोड़ पब्लिक को अवेयरनेस होना है। इंडस्ट्री वाले हैं या जो है उनसे आपको, उनको अवेयरनेस होने से अच्छा हम लोग को अवेयरनेस होना है कि नहीं चाहिए भैया, आप हमें भेलपूरी खिला रहे हो प्लास्टिक के कप में नहीं, प्लास्टिक के बाउल में नहीं चाहिए, और खाना खिला रहे हो हमें नहीं चाहिए। भंडारा में अगर आप प्लास्टिक का जो है पत्तल में मिलता है तो हमको अवॉइड करना चाहिए, वो भी खतरनाक है, केमिकल रिसाव। तो मतलब हमें जैसा कहा गया है कि अगर समाज को सुधारने की बात आप करते हो तो पहले खुद से सुधारना पड़ेगा। तभी जो है, जैसा कि अभी एक सवाल मेरे मन में आया, तो क्या इसे शैक्षणिक क्षेत्र में एक पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अवेयरनेस का मैं आपको बताऊं ना कि इको क्लब करके गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव है, उससे एक वेबसाइट बनी गई है और हर एक स्कूल में शनिवार को बैगलेस डे है। उस दिन यही चीज बताई जाती है, क्या क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी। अगर बच्चे लोग अगर ये माध्यम से अगर अभी से सीखना शुरू कर दे तो वो खुद हम लोग को बताएंगे कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि गांधी जी थे, गांधी जी गुजरात के थे, पोरबंदर के थे, और गांधी जी ने एक पूरे देश में आपने देखा होगा कि अब हालांकि कई राज्य शराबबंदी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात को गांधी जी ने शुरू से ही शराबबंदी कर दिया था। लेकिन अगर आंकड़े देखा जाए तो गैर कानूनी तरीके से सबसे ज्यादा शराब की खपत चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे अलग राज्य से हो, कहीं कहीं गुजरात में आती है। तो अगर प्लास्टिक को हम लोग इस तरह का बैन करने की बात करेंगे तो क्या लोग मानेंगे इस बात पे? क्योंकि जैसा गुटखा है, सिगरेट है, उस पर लिखा रहता है हेल्थ के लिए हानिकारक, फिर भी लोग पीते हैं, धड़ल्ले से पीते हैं। तो अगर प्लास्टिक को, जैसा कि आपने कहा कि नहीं भैया हमको कप में नहीं, हमको जो है कुल्हड़ में चाहिए, तो इस तरह के अगर इस तरह से उसके बाद ही वो कुल्हड़ रखना शुरू कर देंगे। तो मतलब आपका सबसे बड़ी राय यही है कि चाहे छोटा बच्चा हो या चाहे बड़ा, क्योंकि 5 साल के बच्चे से जो है चाहे चाय या दूध या कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर अगर शुरुआती इस तरह की शिक्षा दी जाए, जब वही लड़का 20 साल का होगा तो उसका एक विजन बन जाएगा, उसका एक रूटीन वर्क बन जाएगा कि नहीं भैया हमको प्लास्टिक में नहीं खाना है, प्लास्टिक को नहीं यूज करना है। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे थे तो पानी के बोतल आया तो आपने बोला नहीं हम प्लास्टिक पर बेबाक राय रख रहे हैं, पानी की बोतल यहाँ नहीं रखेंगे। ये बात कहीं ना कहीं आपके जहन में आया, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की बात इसी प्रकार से और भी लोगों को अपनाना चाहिए, और तभी जो है इसे जो है हम खत्म कर सकते हैं। सपोज अगर एकदम प्लास्टिक को प्रोडक्शन ही नहीं हो, इस प्रकार के अगर नियम लाया जा सकता है तो क्या ये जो जिंदगी है ये रफ्तार से चल पाएगी? अगर सपोज की सरकार ने नियम बनाया पूर्ण बहुमत के साथ कि नहीं अब कोई भी चीज प्लास्टिक से रिलेटेड का प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर उसे रोक दिया जाता है तो क्या जीवन चल पाएगा? हाँ चल ही पाएगा। पहले भी हम लोग चाय पीते थे, रकाबी भी पीते थे, पहले भी हम लोग ब्रश करते थे तो हाथ से करते थे, अभी तो नीम की जो आती थी उसमें करते थे, और अभी हम लोग कोलगेट आ गया है, ब्रश आ गया प्लास्टिक का। तो पहले चलता ही था बिना प्लास्टिक का, अभी हम लोग ने हमारे सहूलियत के हिसाब से प्लास्टिक को अडॉप्ट किया है, तो वही हमको वापस। अब आपने बात किया कि ब्रश, अभी ताजा ब्रश आ गया मार्केट से, आपने लिया पैकिंग, सुबह आप जो है ब्रश करने के लिए गए तो उसका कितना साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि प्लास्टिक से बन के ताजा आया है ना, खोलकर सीधे आप मुंह में लगा के जो है पेस्ट जो है चालू कर दिए, वो कितना नुकसान करता है?
वो नुकसानकारक तो तभी नहीं करेगा क्योंकि उसका काम है दांत को साफ करना, पर वो जब खराब हो जाता है, जब वो थोड़ा सा उसके ब्रश जो है थोड़े टेढ़े हो जाते हैं तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो वो पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा, तो उसको अगर ये करना है तो हम लोग जो पहले जो प्रैक्टिस में थे जो दंतुन करने की, तो वो करना चाहिए, दातुन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और पत्तल को छोड़कर जो है ये जो प्लास्टिक का पत्तल यूज करना चाहिए। ढाक का पात हो गया, केले के पात हो गया, ऐसे सब पे सरकार को जो है सब्सिडी देना चाहिए, सरकार को वरीयता देनी चाहिए कि नहीं लीला जी इस प्रकार के करिए, आपको मैं इतनी बड़ी सब्सिडी देता हूँ। इस प्रकार के एक मानदंड हमारे गवर्नमेंट को भी अपनाना चाहिए कि अगर प्लास्टिक की कंपनियां हैं तो उनके हिसाब, उनके यहाँ जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है उनको जाके देखना चाहिए। नहीं तो उनको तो लिफाफा मिल जाता है, गेट से ही वो लिख देते हैं कि भैया यहाँ तो सब कुछ होके चल रहा है, जबकि 20 माइक्रोन की कंपनियां आज भी 20 माइक्रोन के नीचे जो बैन है, चाहे हमारे दादरा की बात हो, चाहे दमन की बात हो, चाहे सिलवासा की बात हो, धड़ल्ले से प्रोडक्शन हो रही है और वही माल जो बनता है अच्छे रेट में, कहीं झारखंड, कहीं बंगाल, कहीं यूपी, क्योंकि वहां तो सब जिसकी लाठी उसकी भैंस दादागिरी से सब चलता है सिस्टम। 20 माइक्रोन का तो हर जगह बैन है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस भैया थैली ले रहे हैं उनको कौन पेनाल्टी मारेगा? आपको जहां दबंगई है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तुरंत FIR कर देना चाहिए कि नहीं भैया आपने इस तरह से जो है यूज किया। और जैसे नगर पालिका वाले सब्जी मंडी में घूमते हैं तमाम जगहों पर और जिस जहां पे देखा है वहां पे जो है वो पेनाल्टी मारते हैं, लेकिन वही फिर आगे जाके पेनाल्टी खत्म करके अंदर टेबल के अंदर से पैसा लेके वही रफा दफा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी सबसे बड़ा जो है इसके बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और लीला जी एक संतोष पांडे यूटीएम पॉडकास्ट के माध्यम से अभियान नहीं चला सकते। अगर हमें खत्म करना है तो आपके हिसाब से कितने 100 साल लगेंगे? क्योंकि अभी जो कचरे का हजारों साल लग सकते, हजारों साल लगते, तो लीला जी तो हजारों साल लगेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगा। भी नहीं होगा, तो हम लोग को सामने से आना पड़ेगा, पब्लिक को सामने से आना पड़ेगा प्रोसेस करने। और ये जिंदगी को कम कर रहा है। पहले लोग 100 साल जीते थे, 125 साल जीते थे, 50 साल, 60 साल मैक्सिमम है, 60 साल मैक्सिमम है। असाध्य बीमारियां कितनी लोगों को लग जा रही है। तो मतलब 2 व्यक्ति अगर पूरा देश मिलकर एक अभियान चलाए तो भी आपके हिसाब से 1000 साल लगेंगे। तो मतलब ये आपके हिसाब से छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है प्लास्टिक, और बहुत बड़ी समस्या को अब आने वाले समय में सरकार को सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए। उस तरह से नहीं कि गंगा की सफाई हो गई और एक पानी भी साफ नहीं हुआ, कई सौ करोड़ लोग बेकार गए, कई सौ करोड़ लोग खा गए। तो ये जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी, आप सूरत से आए हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट में, और अभी तो ये हमारा पहला चरण है और मैं चाहूंगा कि जब अगली बार आप आए तो इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया की, और आपने ही कहा था कि कचरे के ढेर पर दुनिया इस समय बैठी हुई है, कचरे के ढेर पर अगर सही तरीके से उसका निराकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं वही कचरा आपके लिए सोना है। और अगर उसका एवॉइड करेंगे, उसे आप अनभिज्ञता में दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वही कचरा आपके लिए अभिशाप बन सकता है। और जो आप जिंदगी भगवान ने आपको दी है उस जिंदगी को कहीं ना कहीं आप प्लास्टिक कचरा समय से पहले आपसे छीन लेगा। तो आप देखते रहिए यूटीएम पॉडकास्ट में। मैं हूं होस्ट संतोष कुमार पांडे और आज हमारे विशेष अतिथि रहे लीला चंद्र पोनीकर। जय हिंद, जय भारत।